हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में भी। 11:15 11:30 होने आ गई है, लेकिन एकदम एनर्जी मेरी फुल ही है। थर्ड यूनिट में कुछ एंड के अंदर फिर से कोई टेक्निकल इशू आया और फिर से बंद हुए, लेकिन जितनी बार हम प्रयत्न करेंगे जब तक आपको समझा नहीं पाएंगे। तो थर्ड यूनिट का रिवीजन करा रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। सारे बेसिक फंडामेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट के बता चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ कि कैसे कैसे करना है। फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड हो चुका है। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल के ऊपर डला हुआ है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। तो अपनी बात कैश फ्लो की थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। अब ये याद रखिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बच रहा था अपना टॉपिक इसके अंदर पढ़ाने के लिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम कैश इन और कैश आउट का ब्यौरा रखते हैं। क्या रखते हैं? ब्यौरा रखते हैं, मतलब व्यापार में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उन्हीं चीज़ों की जानकारी रखी जाती है। जो जिन ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा आता जाता नहीं है उसकी एंट्री नहीं करती, यानी कि एक स्टेटमेंट के अंदर वो एंट्री नहीं आती। जैसे कि सामान जल गया, मान लेते हैं कि सामान 5,000 रुपये का सामान जल गया, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया ना, तो कैश जला है। सामान जला है तो सामान जला है, तो उसकी एंट्री कैश फ्लो के अंदर नहीं आएगी। और ये पहला क्वेश्चन रहता है जो आंसर से शुरू होता है। जी, ये पहला क्वेश्चन रहता है जिसमें आंसर गिवन रहता है, आपको केवल मिलाना होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके की कैश फ्लो के अंदर एक्टिविटी आती है। 3 तरीके की अपन ने लास्ट क्लास के अंदर भी सीखा था। 3 तरीके की एक्टिविटी है। कौन कौन सी एक्टिविटी है? पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटी सर क्या है? ये तीनों एक्टिविटी कुछ इस तरीके की है। व्यापार में जो हम व्यापार के डेली रूटीन की कार्यवाही होती है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, चलो कम कर देते हैं। हाँ, व्यापार में जो व्यापार की डेली रूटीन की एक्टिविटी, जैसे सामान का लेना, सामान को देना, परचेज, सेल्स, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। उनसे अगर पैसा इन आउट आता है तो ऑपरेटिंग मद के अंदर लगता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने किसी को लोन दिया, ठीक है, किसी को डिविडेंड के ऊपर पे पैसा दिया, मतलब जहां से हमको इनकम आने वाली है, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट करा, कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदी, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे कि हमारी कैपिटल के, आप लिख लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि इसके लिए अंदर आप लोन देते हैं, ठीक है, वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आती है। चलिए, अभी भी समझ में नहीं आया तो फॉर्मेट अपने पास है, फॉर्मेट अपन को याद कर लेना है। इसकी खुशी की बात एक बात बता देता हूं, जो नॉन कॉमर्स के हैं कि इसका न्यूमेरिकल कम देखने को मिलता है, यानी कि इसकी थ्योरी आती है कि व्हाट इज द मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, और उसका फॉर्मेट, ड्रॉ ऑफ फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट याद कर लेना आप, क्योंकि फॉर्मेट याद होगा तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बन जाएगा। और याद रखना, अगर फॉर्मेट नहीं भी आए तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर क्वेश्चन आ गया, फॉर्मेट नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो कैसे करेंगे? आपको केवल 3 एक्टिविटी लिख देना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अरे 1 नंबर तो वो ऐसे ही दे देगा, केवल वो नाम लिखने के नंबर दे रहा है आपको। स्टेप मार्किंग रहती है अकाउंट्स में, पास होना बड़ा आसान है। आप परेशान हुए बैठे हैं कि हम सर नॉन कॉमर्स के, हमें पास कैसे होंगे, हम सर बहुत परेशान हो रहे हैं, अकाउंट से डर रहे हो। अरे डरने की जरूरत नहीं, स्टेप मार्किंग है, कॉन्फिडेंस होके जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग है, तो भले क्वेश्चन आए ना आए, ये 3 चीजें हमको लिख देनी है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे कि डिविडेंड वगैरह पेमेंट करना। अब सबसे इसमें याद रखना, 2 तरीके के बैलेंस होते हैं। किसके? कैश के 2 बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा आंसर से शुरू होता है, और आपको एग्जाम में हमेशा क्या दिया हुआ होगा? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? क्लोजिंग बैलेंस यहां पर दे रखा होगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ होगा,
और इस क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ आपको सीधा लिख देना है, एक नंबर पूरा मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, सर ने कहा है हमको एग्जाम में, जैसे ही क्लोजिंग कैश फ्लो अगर एग्जाम में, वैसे तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, फिर भी अपनी किस्मत तो आपको पता ही है भगवान ने कैसी क्या लिख रखी है। कैश फ्लो का आ गया तो अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन कैश फ्लो में नीचे के नीचे सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, जिसको बोलते हैं एट द एंड ऑफ द कैश बैलेंस, और उसके ऊपर जस्ट ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। ये दोनों चीजें दी हुई होंगी, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ होगा, ओपनिंग बैलेंस आपका आंसर हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आप कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस तो हमेशा दिया हुआ रहता है। खैर क्वेश्चन किस हिसाब से आता है उस पर डिपेंड करेंगे अपन। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले दूसरे नंबर से शुरू करते हैं, पहला दूसरे नंबर से शुरू करते हैं। कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? जब हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं या कोई एसेट्स खरीदते हैं या एसेट्स को बेचते हैं, अगर बेचने पे ज़्यादा में बेच दी, यानी कि 10 की चीज़ मैंने 15 में बेच दी तो मेरे को गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। और वही चीज़ अगर मैंने 10 की 7 रुपये में बेच दी और 3 रुपया लॉस हुआ तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल गेन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो चीज हमने कम में बेची है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जो सेल करा है उसको प्लस कर देंगे। बस इतना ही याद रखना। यानी कि जो फर्नीचर बेचा है उसको प्लस कर दो और उस पे जो नुकसान हुआ है उसको माइनस कर दो। लिखा हुआ होगा, सारी चीजें एग्जाम में मिल जाती हैं। चलिए, दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, पहले पे लास्ट में जाएंगे, तीसरे पे आएंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर ये क्या कह रहा है? फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर ये कह रहा है कि जो आप डिविडेंड देते हैं या आप क्या कर रहे हैं, आप डेप्ट दे रहे हैं यानी कि कोई लोन दे रहे हैं, वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आ गया। प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डेप्ट यानी कि कोई लोन दे देना, तो इससे डिविडेंड देने से पैसा आता है या जाता है? अरे जाता है। और कोई लोन लेने से पैसा आता है या जाता है? आता है। लोन लेने से लायबिलिटी तो बढ़ी लेकिन पैसा भी मार्केट में आया, तो बिजनेस में आया, सॉरी। तो ये लोन लेने से पैसा आया तो उसको प्लस कर देना, यानी कि डेप्ट जितने भी होंगे वो प्लस हो जाते हैं, और जहां भी पैसा गया, जैसे डिविडेंड में पैसा गया तो उसको माइनस कर देना। और अकाउंट्स में याद रखना, कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस में ब्रैकेट लिखते हैं। यानी कि अगर 300 मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब माइनस में है, और 300 ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब प्लस में है। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो यही यहाँ पर करा गया है। ठीक है, ये क्लियर कर दिया अपन ने। हाँ, ये क्लियर हो गया। चलिए, ये प्लस माइनस अब पहले के अंदर आ जाते हैं। इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 5 से 6 नंबर आपने यहाँ पे हासिल कर लिया, 5 नंबर आपको मिल गए, 50% आ गए। अभी तक तो मेन पड़ाव जो पहला अटेम्प्ट है, जो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है, वो तो अपन ने छुआ भी नहीं। बताओ, इतना तो कर लोगे? इतने में तो हो जाएगा। नीचे कैश का क्लोजिंग बैलेंस ही तो लिखना है, डिविडेंड पेड किया तो वही लिखना है, एज इट इज वही चीजें मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलेगा, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ गुड्स मिलेगा, नेट कैश, हर एक के नीचे नेट कैश लिखा हुआ है। ये नेट कैश उसका मतलब डिविडेंड माइनस करके जो नेट अमाउंट आता है, ये बी का अमाउंट है, ये सी का अमाउंट है, और ये ए का अमाउंट है। अब ए वाले के ऊपर हमला बोलते हैं, सबसे बड़े पे। सबसे पहला है नेट इनकम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी सेल परचेज की बात होगी। यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट यानी कि लॉस ऑन सेल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिक्रीज इन प्रोक्योर्ड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। ठीक है, नेट इनकम। अब ये सर या तो एक पॉइंट याद कर लेना, नहीं तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर अमाउंट रिसीवेबल बड़े हैं, अगर अमाउंट रिसीवेबल बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? अमाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? हमारी एसेट्स होती है, हमारी इनकम होती है, हमारा पास पैसा नहीं आया होगा इसलिए उसको माइनस कर दिया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो उसको प्लस कर दिया। यानी कि अगर हमारे पास कोई इनकम आ रही होती है तो
वो भी व्यापारिक खर्चों से या डायरेक्ट नेचर की, तो उसको हम जोड़ देते हैं और इनकम कोई जा रही होती, जहां जहां पैसा जाएगा उसको माइनस कर देंगे, यानी कैश इन तो प्लस, कैश आउट तो माइनस। अब ये सोच लेना कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में कैश कम हुआ होगा, सॉरी बड़ा होगा, और अकाउंट पेबल यानी कि एक्सपेंसेस ये बढ़ गए तो कम हो गए, तो हमारे पास से कैश गया होगा, डेप्रिसिएशन में पैसा आया होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट में पैसा आया होगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जोड़ दी, नेट इनकम ऊपर से लिखी हुई होगी, ये सारी की सारी चीजें हमको दी हुई होती है, ABC की टोटल लगानी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अगर यहाँ पर अभी भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों ये फॉर्मेट रहेगा, आपको ऑलरेडी इसकी PPT में सेंड कर चुका हूँ, एज इट इज फॉर्मेट बनाया ना, क्वेश्चन मत पढ़ना, नहीं आता, नॉन कॉमर्स के हो, डर गए हो, पास होना है, क्वेश्चन भी मत पढ़ना, अमाउंट लिख देना इधर क्वेश्चन में, इधर एंट्री कर देना, जोड़ बाकी भी मत करके आना। 10 में से 6 नंबर, 60% मार्क्स कहीं नहीं गए, इतना तो मेरी लाज रख लेना, कम से कम इतना क्वेश्चन कर लेना, इतना सही है कैश फ्लो, घबराने की जरूरत नहीं है। अपन ने डिटेल में मैंने समझाया भी नहीं, क्योंकि डिटेल में समझने का अभी मौका भी नहीं, दस्तूर भी नहीं। 3 एक्टिविटी केवल याद रख लेना, तीनों में केवल आंसर लिख देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड दिस इज योर द लास्ट टॉपिक ऑफ द 3rd यूनिट। अब हम चौथी पे हमला करेंगे, रेशियो एनालिसिस पे। किस पे? चौथी यूनिट पे देखते हैं। और फिर से एक इंपॉर्टेंट सूचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही दे रहा हूं। थैंक यू।